ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं क्या होता है। और ये फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को समझना है फिजिक्स के हिसाब से। तो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? जो कि मेजरेबल हो, एक ऐसी चीज जो कि मेजरेबल हो और जो लॉज ऑफ फिजिक्स पे यूज होती हो, यूज्ड इन लॉज ऑफ फिजिक्स। ये दो क्राइटेरिया पे जो भी फुलफिल हो जाए दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। जब भी आप किसी चीज को मेजर करते हो तो जो वैल्यू, जो चीज हमारे को मिलती है उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नीट्यूड हमेशा एक नंबर और एक यूनिट होता है, जैसे 3 मीटर, 5 kg, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक स्केलर्स बोलते हैं या स्केलर क्वांटिटी भी बोल देते हैं, और एक को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं या वेक्टर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड अ वेक्टर? इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल कि आप अपने फ्रेंड से फोन पे बात कर रहे हो और आप अपने फ्रेंड को ये बोल रहे हो कि ठीक है, मैं तुम्हें आपने 8:30 बजे फोन किया अपने फ्रेंड को, और आप बोल रहे हो कि 9 बजे शाम, 8:30 बजे आपने फोन किया कि 9 बजे शाम मैं आपको मिल जाऊंगा तुम्हारे घर से 20 मीटर के डिस्टेंस में, और फिर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो आपके पास दो चीजें हैं। एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन टाइम की है कि आपको 9 बजे मिलना है, तो इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है क्या टाइम पे? अगर आपको 9 बजे मिलना है तो 9 बजे मिलना है, दैट्स ओके। द इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट रिगार्डिंग द टाइम। 20 मीटर के डिस्टेंस पे मिलना है, तो 20 मीटर का डिस्टेंस तो किस डायरेक्शन में? मान लो कि ये आपका घर है, तो 20 मीटर के डिस्टेंस का तो पूरा एक सर्कल बनेगा। आपको किस डायरेक्शन में जाना है उससे मिलने के लिए, क्या आपको कंफर्म है क्या? नहीं कंफर्म। इसका मतलब कि जो सेकंड इंफॉर्मेशन है ये बिना डायरेक्शन के इनकम्प्लीट है, लेकिन जो टाइम है उसमें डायरेक्शन का कोई भी सेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं स्केलर्स। तो स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वैल्यू ही होगी सिर्फ उसकी, अ नंबर विद अ यूनिट, एंड इट हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। इट हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, या फिर डिस्टेंस 6 मीटर, या फिर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, काफी गर्मी का टाइम हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या फिर मास 5 kg। तो ये सब क्या है? द स्केलर क्वांटिटीज, बिकॉज दीज हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही, नंबर और यूनिट तो होगा ही होगा। देयर विल बी अ नंबर, देयर विल बी अ यूनिट, लेकिन कोई डायरेक्शन का सेंस इनके साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर्स। फिर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या क्या चीज होनी चाहिए एक फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहने के लिए? तो पहले तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बिना तो कोई फिजिकल क्वांटिटी हो नहीं सकती, क्योंकि वो मेजरेबल है। मेजरेबल है तो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा तो एक नंबर और एक यूनिट तो होगा ही होगा, उसके बिना तो कोई फिजिकल क्वांटिटी होती ही नहीं। सेकेंड, इट हैज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन का भी सेंस होगा। एक और भी चीज इसको कंडीशन को क्वालिफाई करना चाहिए, तभी ही हम वेक्टर्स बोल सकते हैं, वरना हम वेक्टर्स नहीं बोल सकते। और वो कंडीशन ये है कि इट शुड फॉलो वेक्टर एडिशन लॉज। वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो करें। वेक्टर एडिशन लॉज अलग होते हैं और नॉर्मल जो हम एडिशन करते हैं वो हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो जो ये वाला केस है स्केलर्स का, इसमें जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, दिस विल बी नॉर्मल अलजेब्राइक ऑपरेशंस। नॉर्मल अलजेब्राइक ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अगर आपको दो चीज को ऐड करना है, मान लो आपको 3 kg प्लस 2 kg करना है,
तो एक ही प्रिसाइज आंसर मिलेगा 5 kg, इसके अलावा आपको कोई आंसर मिल नहीं सकता। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 kg माइनस 2 kg विल गिव यू 1 kg, 1 प्रिसाइज आंसर। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि डायरेक्शन का भी सेंस होता है। पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं वेक्टर्स के। तो वेक्टर का एग्जांपल स्पीड का काउंटर पार्ट वेलोसिटी होता है। तो जैसे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हमने डायरेक्शन भी साथ में स्पेसिफाई कर दिया। फोर्स लग रहा है मान लो 6 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हमने डायरेक्शन शो कर दिया। तो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ये मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया, और दीज ऑल्सो फॉलो द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। देखो इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा स्पेशल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। जैसे एक अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए 3 वायर्स कंसिडर करें, तो मान लो यहां से 5 एम्पीयर का करंट आ रहा है और यहां से 1 एम्पीयर का करंट आ रहा है, तो यहां कितना हो जाएगा, 5 और 1 मिलाकर के 6 एम्पीयर हो जाएगा। अगर आप इन वायर्स के एंगल को चेंज कर दो, कम कर दो या फिर बढ़ा दो, लेकिन अगर ये 5 एम्पीयर है और ये 1 एम्पीयर है, तो ये तो 6 एम्पीयर ही रहेगा। ये 5 एम्पीयर है और ये 1 एम्पीयर है, तो ये 6 एम्पीयर ही रहेगा। यानी कि इनके बीच में जो एंगल है, इस एंगल का कोई भी कंट्रीब्यूशन आ नहीं रहा। यहाँ 90 डिग्री का है, यहाँ थोड़ा और छोटा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो लेकिन वेक्टर्स में क्या होता है कि जब 2 वेक्टर्स लग रहे होते हैं तो किस एंगल पे लग रहे होते हैं उसका भी इंपॉर्टेंस होता है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। जैसे अगर ये कैलमिरा है, एक बंदा ऐसे पुश कर रहा है और 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदा भी ऐसे पुश कर रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो टोटल रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। फोर्स वही लग रहे हैं 3 न्यूटन और 2 न्यूटन के। लेकिन अगर हम सेकेंड केस कंसिडर करें जिसमें कि एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, तो इसमें जो नेट आ जाएगा, नेट फोर्स हम जानते हैं कि 3 यहां से लग रहा है, 2 यहां से लग रहा है, तो ये 1 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 5 न्यूटन। और ये तो तब है जब दोनों या तो सेम डायरेक्शन में हो या ठीक ऑपोजिट हो। ऐसे बहुत अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती हैं कि एक फोर्स ऐसे लगे 3 न्यूटन का और एक किसी और एंगल पर लग जाए 2 न्यूटन का, तो अलग अलग एंगल्स पे ओवरऑल रिजल्टेंट अलग अलग होगा। यानी 2 ही वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, 3 न्यूटन का और 2 न्यूटन का, लेकिन आंसर हमारे को 1 न्यूटन और 5 न्यूटन के बीच में कुछ भी मिल सकता है क्योंकि वहां एंगल का इंपॉर्टेंस है। जैसे तुम खुद ही सोचो, ये कह रहे हैं 2 फोर्सेस सीधा सीधा ऐसे लग रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और नेट ज्यादा हो जाएगा फोर्स। एक फोर्स अगर ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट करें तो मिनिमम फोर्स होगा। और एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स अगर ऐसे लग रहा है या अलग अलग डायरेक्शन में लगता चला जा रहा है, तो अलमारी का जहां चलना होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है। रिजल्टेंट विल डिपेंड ऑन दी एंगल। ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में एंगल का रूल नहीं आया, दो इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन क्योंकि एंगल का कोई रूल नहीं आया प्ले करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक करंट विल बी टर्म्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और उनके एग्जांपल समझे हम लोगों ने। यहाँ पर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, टेम्परेचर, मास, यहाँ पर एग्जांपल वेलोसिटी और फोर्स। ओके, अब हम वेक्टर्स में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि वेक्टर्स को अगर हमारे को रिप्रेजेंट करना है तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स। तो वेक्टर को आप एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंपली एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसका नोटेशन भी एक खास तरीके का होता है, तो वो अभी हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। तो जैसे मान लो कि मुझे एक फोर्स को रिप्रेजेंट करना है विच इज 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। तो जैसे मैंने बताया, एक वेक्टर को आप इस तरीके के एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो स्टार्टिंग होता है वो टेल कहलाता है, जो एंड होता है वो हेड कहलाता है। इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है,
और एरो हेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टेल को ए से रिप्रेजेंट किया, हेड को बी से रिप्रेजेंट किया, तो हम ए बी वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस शोज दैट ए बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये ए बी का एक्चुअल डायरेक्शन शो नहीं करता, इसलिए वेक्टर में हम हमेशा इस तरीके का एरो लगाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं बता रहा, सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और आप इसको चाहो तो एक लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये वाला वेक्टर ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये वाला वेक्टर बी से रिप्रेजेंट हो रहा है। जब आप इस पे एरो का साइन लगाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों के लिए बात कर रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा स्थिति होती है कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना होता है, डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है उस वक्त पे। जहां जो हम बताना चाह रहे हैं, जिस जगह पर जिस फॉर्मूले में हम बताना चाह रहे हैं, और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम या तो बार लगा देते हैं इस तरीके से, बार के बीच में रख देते हैं उसको, या फिर सीधा एरो हेड का साइन हटा देते हैं। तो ए बी इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, A is representing the magnitude of vector A, P is representing the magnitude of vector P। तो ये स्टैंडर्ड का टर्मिनोलॉजी है। अब जैसे मुझे अगर ये ड्रॉ करना है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, तो देखो क्या होता है इसके अंदर कि ये नॉर्थ साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो नॉर्मली जो ग्राफ होता है उसको सेंटीमीटर के हिसाब से डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो हम अज्यूम करें कि 1 सेंटीमीटर को हम क्या ले रहे हैं, 1 न्यूटन। तो हमारे को कितना फोर्स ड्रॉ करना है, 5 न्यूटन का, तो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई और इस डायरेक्शन में हमने इसे शो कर दिया। तो दिस रिप्रेजेंट्स दिस फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। सपोज किया आपको रिप्रेजेंट करना है 5 न्यूटन इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो याद रखना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है। नॉर्थ और वेस्ट के ठीक बीच की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहलाती है, नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है। सिमिलरली ये क्या कहलाएगी, साउथ वेस्ट, और ये वाला साउथ ईस्ट। तो अब की बार आपको नॉर्थ वेस्ट बनाना है 5 न्यूटन का फोर्स। तो अगर ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो नॉर्थ वेस्ट यहां पर होगा। तो आप 5 से ठीक 45 डिग्री एंगल पर दोनों तरफ से आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दोगे और ऐसे दिखा दोगे। तो दिस रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कई बार थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे अगर वो कहते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स बनाओ 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो आप इसे कैसे ड्रॉ करोगे, तो आप ना उल्टा लेकर के चलो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आपको वेस्ट से साउथ की तरफ कितने डिग्री बढ़ना है, 30 डिग्री। वेस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री बढ़ना है। तो यानी कि आप यहां पर हो वेस्ट, साउथ की तरफ कितना बढ़ोगे, 30 डिग्री। वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री। तो अगर आप 30 डिग्री बढ़ोगे तो आपको 5 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, और दिस इज 30 डिग्री, दिस रिप्रेजेंट्स दिस वेक्टर। तो इस तरीके का कोई केस अगर आपको देखने को मिले तो आपको रिवर्स ऑर्डर में देख करके चलना है, वेस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री। ओके, तो ये सब बात हो गई कि आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। तो व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट ये है कि हम एक वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें लेंथ ऑफ द एरो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, और जो हेड है एरो का इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब ना वेक्टर कई टाइप के हो सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर पे हम लोग फोकस करते हैं। तो देखो वेक्टर्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजी चलती है। एक चलता है पैरेलल वेक्टर्स, इनको लाइन वेक्टर्स भी बोल देते हैं।
तो पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं। तो जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसे मैं पैरेलल या लाइक वेक्टर बोल सकता हूं। और अगर इनमें साइमल्टेनियसली एक और बात भी आ गई कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो तब ये दोनों वेक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं, इक्वल वेक्टर्स। दीज आर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स की पहचान क्या है कि ये एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स इज द स्पेशल केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। और अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो फिर वो क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। सिमिलरली सेकेंड टाइप के वेक्टर्स कहलाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स या फिर अनलाइक वेक्टर्स, तो इनका डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता है, डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट। तो एक अगर इधर है तो दूसरा ठीक इसके ऑपोजिट होगा। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक वेक्टर ए है तो एक वेक्टर बी है, और डायरेक्शन के हिसाब से हम देखें तो माइनस बी भी लिख सकते हैं इसको। और अगर इनमें मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, तो अगर मैं इसे ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो फिर मैं इसे माइनस ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये ए है और ये माइनस ए, तो इनमें क्या होगा, इनको हम नेगेटिव वेक्टर बोल देते हैं, दूसरे का नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर बोल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स या ऑपोजिट वेक्टर्स जो हैं ये स्पेशल केस है किसके, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक इस तरीके से और भी हम टर्म समझते हैं वेक्टर्स के। तीसरा है को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स किसे बोलते हैं, नाम बता रहा है, को यानी साथ साथ, इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट। जिन वेक्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट सेम होंगे यानी जिनका टेल सेम होगा वो क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। जिनका टेल सेम है वो को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। चौथा होता है को प्लैनर वेक्टर्स। को प्लैनर वेक्टर्स हम किन्हें बोलते हैं, तो नाम बता रहा है, को यानी साथ साथ, प्लेन यानी एक ही प्लेन में। तो द वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन, द वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन। और प्लेन क्या होता है, प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। तो जैसे इस वक्त पे ये बोर्ड भी एक प्लेन है, तो इसमें जितने वेक्टर्स बने हुए हैं सारे वेक्टर्स को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, को प्लैनर की कैटेगरी में रख सकते हैं। पांचवा होता है कोलिनियर वेक्टर्स। फिफ्थ इज कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स हम किन्हें बोलते हैं, जिनका की लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, सेम लाइन में होते हैं। तो इनफैक्ट हम पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। तो बहुत सिंपल सिंपल से टर्म्स है, नाम से ही पता लग रहा है पैरेलल वेक्टर्स का मतलब डायरेक्शन सेम होना, और लाइक वेक्टर्स बोलते हैं इनको। और अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो ये इक्वल वेक्टर्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर्स, डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, और अगर हो गया तो वो स्पेशल केस होगा जिनमें हम वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, विल कॉल द वेक्टर्स एज नेगेटिव वेक्टर्स या ऑपोजिट वेक्टर्स। को इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, को प्लैनर सेम प्लेन में होनी चाहिए, सेम फ्लैट सरफेस पे होनी चाहिए। कोलिनियर पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स भी बोलते हैं। फिर स्पेशल कैटेगरी आती है एक, जिसे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। यह यूनिट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है, और इसके लिए नोटेशन अलग रखा हुआ है। जैसे मैं किसी यूनिट वेक्टर को एस दिखा रहा हूं, एन, तो इसे कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन कैप, या फिर एन हैट भी बोल देते हैं, एन हैट। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। ओके, देखो अगर मुझे मान लो एक वेक्टर गिवन है
ए और मुझे इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी क्योंकि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मैं बना रहा हूं तो डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, बट द मैग्नीट्यूड विल बी 1। तो दिस एंड यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर ए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। ओके, अगर मुझे वेक्टर गिवन है मान लो, और सपोज इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है, तो अगर मैं इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, यानी कि 8 से डिवाइड कर दूं, तो 8/8 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यानी कि अगर मुझे गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो व्हाट इज द वे आउट? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जितना इसका मैग्नीट्यूड है, मान लो 12 है, 12 से डिवाइड कर दिया तो 12 और 12 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया, डायरेक्शन तो सेम है ही। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ओके, इसको एक और एंगल से भी देख सकते हैं कि अगर आपको कोई वेक्टर लिखना है तो उसे कैसे लिख सकते हो? a into n, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। इस एंगल से भी आप चीज को देख सकते हो। अगर वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और अगर आपको वेक्टर लिखना है, मैग्नीट्यूड पता है, यूनिट वेक्टर पता है, तो अगर आप मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वो वाला वेक्टर मिल जाएगा। दोनों तरह से आपको चीज पता होनी चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखो कि आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स में, पर्टिकुलरली काइनेमेटिक्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हम 3 एक्सिस लेते हैं जो कि एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं, और इन 3 एक्सिस की मदद से हम किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसकी लोकेशन क्लियरली पता लग जाएगी। ये तीनों लाइंस जहां पर मिलती हैं इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, दिस इज दी ओरिजिन। इनमें से आप किसी को भी x, किसी को भी y, किसी को भी z मान सकते हो। जैसे मान लो आपका प्लान है कि ये मैं प्लस एक्सेस मानूं, परफेक्टली ओके। कोई बंदा कहता नहीं मेरे को तो ये प्लस एक्सेस मानना है, तो भी ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बंदा कहता है कि नहीं मेरे को तो इसे प्लस एक्सेस मानना है, परफेक्टली ओके, इसे प्लस एक्सेस मानना है, ये भी ठीक है। मतलब कैसे भी आप कर सकते हो। सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तीनों एक जगह पर मीट करें और तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर हों, और इनफैक्ट आप इसे टिल्टेड वे में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दिस इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, अभी पहले हम 2D में डिस्कस कर लेते हैं, चलो 3D में स्ट्रेट अवे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये x है मान लो फिलहाल के लिए, ये y है, ये पॉजिटिव z है और ये ओरिजिन है। मान लो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो मुझे एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना है OP, जिसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है कितना है, 4 है। अब क्योंकि इसे हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो साइंटिस्ट लोगों ने इसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स को फिक्स कर दिया। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमेशा आई कैप होगा, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमेशा जे कैप होगा, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमेशा ही के कैप होगा। ये फिक्स हो गया। आई कैप फॉर प्लस एक्स एक्सिस, जे कैप फॉर प्लस वाई एक्सिस, के कैप फॉर प्लस जेड एक्सिस। तो अगर मुझे ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो किसी भी वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 4 इंटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। एक्स का यूनिट वेक्टर क्या है, आई, तो ओपी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4i। सिमिलरली मान लो कि ये 1 है, ये 2 है और ये q है, और मुझे OQ वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, OQ वेक्टर को। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो कितना है, 2, और यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, j, तो ये 2 j हो जाएगा। सिमिलरली ये 1, ये 2 और ये 3 है मान लो, और हम इनफैक्ट इधर निकल के सोचो, तो ये 1 पे ये है, तो अगर ये r है
और मुझे ओ आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो इसकी वैल्यू तो 1 है, तो ओ आर की वैल्यू 1 है। अब के ये वाला डायरेक्शन है, तो इसका ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, क्योंकि माइनस दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो अगर आप नेगेटिव लगा दोगे तो एक डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इट विल बी -1 के, ओ आर विल बी -1 के। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा, हमने समझा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप डायरेक्शन को, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और अगर आपको वेक्टर लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। बार बार आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर एक पॉइंट पर मीट करती हैं, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो x एक को x डायरेक्शन मान लेते हैं प्लस, एक को +y, एक को +z। इनके यूनिट वेक्टर्स फिक्स कर दिए गए, तो x वाले i कैप, y वाला j कैप, z वाला k कैप। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ i, j एंड k। ओके, तो अभी हम लोगों ने यूनिट वेक्टर समझा। एक और तरीका वेक्टर होता है जिसको हम पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहले हम इसे 2D में समझ लेते हैं। तो ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो दिस इज द xy प्लेन, दिस बोर्ड इज द xy प्लेन। कोई पॉइंट है यहां पर, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट। क्या होता है पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का, ओरिजिन से उस पॉइंट को एक एरो से मिला दो, ओरिजिन से उस पॉइंट को एक एरो से अगर आप मिला दोगे तो दिस रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। तो if we draw a vector from origin to a point directed towards the point, then this vector is called the position vector of that point। मान लो कि कोई और पॉइंट है यहां पर Q, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से उस पॉइंट को मैं एक वेक्टर से मिला दूं डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट, हम इसे r डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो r डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। मान लो कि एक बॉडी यहां से चली और यहां तक पहुंची, तो मान लो वो इस तरीके का कोई पाथ लेकर के पहुंची यहां पर, तो हम जानते हैं कि ऐसे में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट एक्टिविटी का जो स्ट्रेट लाइन उसे मिला दे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एंड पॉइंट, दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अभी तो लोगों ने क्या समझा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। एक और भी तरीके का वेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं नल वेक्टर, इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं और उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो वेक्टर। तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। मैग्नीट्यूड जीरो होने का मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसमें क्या होता है, द टेल एंड हेड कॉन्साइड, टेल और हेड अगर कॉन्साइड हो जाएंगे तो वेक्टर ही नहीं होगा, एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड।
इसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता, इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, या हम यूं भी कह देते हैं कि इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। ओके, एग्जाम्पल अगर हम लें जीरो वेक्टर का तो क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन बॉडी का जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो। तो इट विल बी अ नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर। अगर हमारे को पोजीशन वेक्टर चाहिए ओरिजिन का, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर, तो ओरिजिन से स्टार्ट करके हमारे को पॉइंट तक पहुंचना है, ओरिजिन का ही पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, तो ओरिजिन से स्टार्ट हुए ओरिजिन पे ही है, तो इट्स अ नल वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज अ नल वेक्टर। अगर एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो जहां से अभी पहुंच गया तो इफ द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट of a body is same, then its displacement will be a null vector. null vector को आप किसी वेक्टर में ऐड करो तो उस वेक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसी वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करो तो भी उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नंबर रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो भी नल वेक्टर ही रहेगा। इनफैक्ट दो इक्वल वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ नल वेक्टर। तो इस तरह से नल वेक्टर भी पिक्चर में आ जाता है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो फोकस किया वो किसके ऊपर फोकस किया, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे, वेक्टर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या कहलाता है, किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है, तो आप ओरिजिन से उस पॉइंट को एक वेक्टर से मिलाना, तो वो जो वेक्टर होगा दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है, ओरिजिन से क्यू पॉइंट को मिला दो इस वेक्टर से, तो r डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट q। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जो स्ट्रेट वेक्टर अगर आप बनाओगे, एक लाइन बनाओगे डायरेक्ट फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ बॉडी। और फिर नल वेक्टर क्या होता है, तो नल वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, मैग्नीट्यूड नहीं होता का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका कोई डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं होता, तो हम यूं बोल देते हैं कि डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, एक्चुअली उसका डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं है। और हमने कुछ एग्जांपल्स दिए, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज अ नल वेक्टर, and if the displacement is zero then the displacement is a null vector। और null vector को आप किस वेक्टर में ऐड करो तो the vector will not change, सब्ट्रैक्ट करो तो भी चेंज नहीं होगा, एक वेक्टर को उसी वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दो तो you will get a null vector, और एक null vector को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी the end product is a null vector only। ओके, अब हम लोग आते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पे। ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मान लो आपको दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो आपको क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है। ए प्लस बी से जो आपको मिलता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ये होता है कि ए और बी मिलकर के जो काम कर रहे हैं, जैसे दो फोर्सेस हैं वो मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रही है। अगर एक ही फोर्स को काम करते हैं तो वो एक फोर्स, उन दोनों फोर्स का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन से जो मिलता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं। तो
हमें देखना है जो दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, पहला वेक्टर कौन सा है ए, तो हम ए वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे ग्राफिकली। तो ये हमने ए वेक्टर को ग्राफिकली ड्रॉ कर दिया। फिर उसमें ऐड करना है बी को, तो बी को ऐड करने का मतलब बी के टेल को आप ए के हेड पे लगाओगे। तो यानी कि इस वेक्टर को आप इस तरह से शिफ्ट करोगे, इस तरह से शिफ्ट करोगे और बी का टेल ए के हेड पे आता है। तो जब शिफ्ट करके ऐसे करोगे और इस तरीके से ड्रॉ करोगे, आपको इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना, इसको पैरेलल शिफ्ट करना है। तो दिस इज वेक्टर बी। किस तरह से ड्रॉ किया कि बी का टेल ए के हेड पे आ गया, बी का टेल ए के हेड पे आ गया। तो आप इनफैक्ट इस वक्त पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दीज आर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दीज आर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल जो है वो ये वाला होगा। द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब उसको ऑर्डर ऐसे कर दो, ये वाला ऑर्डर ऐसे था तो उसको ऑर्डर ऑपोजिट कर दो, ये एंटी क्लॉकवाइज था तो इसे क्लॉकवाइज कर दो। यानी आपको एरो हेड यहां पर रखना है, ये ऐसे चल रहा था, ये ऐसे जाएगा। तो दिस इज नोन एज द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा इन दो वेक्टर्स का। किसके हिसाब से? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से। अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ए और बी को, पहला वेक्टर कौन सा लिखा है ए, तो पहले ए को ड्रॉ करो ग्राफिकली, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। फिर आपको बी को ड्रॉ करना है, कैसे कि बी का टेल ए के हेड पे आया, तो आपने इस बी को किसका आया इस तरीके से कि बी का टेल ए के हेड पे आया। अभी आप अगर ऑर्डर देखो तो आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो, और ये दो साइड से ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ये कहना है कि इनका एडिशन क्या देगा? द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर will give the addition of these two vectors। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, a प्लस b लिख दो या r लिख दो, इट इज वन एंड दी सेम थिंग। लेकिन हमेशा आपको दो वेक्टर्स को ऐड नहीं करने पड़ेंगे, कई बार आपको क्या करना पड़ेगा? दो से ज्यादा वेक्टर्स को भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम इस्तेमाल करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगॉन लॉ में कई सारे वेक्टर्स होंगे, तो जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, आपको इन सबको ऐड करना है। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज यू नीड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी आपको इनका रिजल्टेंट चाहिए। ऐड करने से जो आता है वो रिजल्टेंट कहलाता है। सबसे पहले कौन सा वेक्टर है? ए। तो हम अभी देखेंगे कि पॉलीगॉन लॉ इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ। तो पहले आप ए वेक्टर को ड्रॉ करो, तो आपने ए वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। फिर आप बी वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करो कि बी का टेल ए के हेड पे आया, तो बी का टेल ए के हेड पे आया, तो बी को आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो तुमने ऑब्जर्व किया कि बी का जो टेल है वो ए के हेड पे आ रहा है। फिर आपको सी ऐड करना, तो सी का टेल बी के हेड पे आएगा, तो सी का टेल बी के हेड पे आएगा। फिर डी का टेल सी के हेड पे आएगा, तो डी का टेल सी के हेड पे आएगा। इस तरह से आप इनको ड्रॉ कर लो। तो अगर तुम देखो तो ये एक ही ऑर्डर में चल रहा है, इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। तो द लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो ये पॉलीगॉन का लास्ट साइड है। ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज। अगर आप एरो यहां लगाओगे तो गलत होगा, ऐसे। दिस रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ दीज वेक्टर्स। ओके, आप ये इजीली प्रूफ कर सकते हो कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। जब हम कहते हैं वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, इसका क्या मतलब होता है कि आप पहले ए ड्रॉ करो और फिर बी उसमें जोड़ो, या पहले बी ड्रॉ करो फिर ए उसमें जोड़ो, जो रिजल्ट आएगा रिजल्टेंट दोनों का सेम आएगा। वेक्टर लॉ इज ऑल्सो एसोसिएटिव। एसोसिएटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? आपको तीन वेक्टर्स जोड़ने हैं, ए बी और सी।
तो आप पहले ए और बी जोड़ दो, इसका जो रिजल्ट आए वो सी में जोड़ो, और या फिर आपको ए बी और सी जोड़ने हैं तो पहले आप बी और सी जोड़ दो, इसका जो रिजल्ट है वो ए में जोड़ दो, इट विल कम आउट टू बी दी सेम। दिस इज नोन एज वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, ग्राफिकल मेथड समझ रहे हैं वेक्टर एडिशन के। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन दो वेक्टर्स के लिए है, आपको जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, पहले वेक्टर को ग्राफिकली ड्रॉ करो, सेकंड वेक्टर को इस तरह से ग्राफिकली ड्रॉ करो कि सेकंड वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे आए। द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। और ऐसे ही पॉलीगॉन पे एक सारे वेक्टर्स अगर आपको ऐड करने हैं तो वही चीज एक्सटेंडेड फॉर्म में है, आप ऐड करते चले जाओगे, यू विल गेट अ पॉलीगॉन। और वो पॉलीगॉन जो है अगर आप उसका लास्ट साइड बनाओगे पॉलीगॉन का तो दैट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। और वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर का मतलब ए में बी जोड़ दो या बी में ए जोड़ दो, बात एक ही है। और एसोसिएटिव का मतलब तीन वेक्टर्स जोड़ने हैं तो पहले दो वेक्टर्स को ऐड करो, उसके रिजल्टेंट को तीसरे में जोड़ो, या सेकंड और थर्ड वेक्टर को पहले ऐड कर दो, उसके रिजल्टेंट को पहले में जोड़ो, द आंसर विल बी दी सेम। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का। एक यूज बता रहा हूं मैं आपको इफेक्ट ऑफ पॉलीगॉन लॉ का, कि जैसे मान लो कि ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लो ये x है, ये ओरिजिन है, ये y है और ये z है, और ये आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट है P, x, y, z। अगर इस xy प्लेन पे, अगर इस xy प्लेन पे, एग्जैक्ट प्लेन पे, इस एग्जैक्ट प्लेन पे मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, इस प्लेन पे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये y को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका यहां पर एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया तो ये z को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैंने यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये x को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, मान लो मुझे OP वेक्टर लिखना है, सपोज के ये r है और मैं इसे लिखना चाहता हूं, और किसके टर्म्स में लिखना चाहता हूं, ijk के टर्म्स में लिखना चाहता हूं। तो पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये O है, ये P है, P तो हो चुका था, ये A है, ये B है। तो OA वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो x है, ये दोनों सेम x, और डायरेक्शन x वाला है तो ये xi है। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड z है और वो z डायरेक्शन में है, तो AB वेक्टर विल बिकम zk। तो फिर ये OB वेक्टर क्या होगा, दिस OB वेक्टर, तो इसमें मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकता हूं। OAB ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकता हूं। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊंगा तो OA प्लस AB, ये दोनों सेम ऑर्डर में चल रहे हैं, OA प्लस AB will give OB, so this OB is OA plus AB, this is OA plus AB। OA कितना है, xi, और AB कितना है, zk है, तो दिस इज गिविंग मी OB। तो मुझे OB तो मिल गया, लेकिन मैं पहुंचना कहां तक चाहता हूं, R तक, मुझे OB चाहिए। तो मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, ODP, इस वाला ट्रायंगल कंसीडर करता हूं। तो दिस इज अ राइट एंगल। ओके, अभी क्या है कि ये OB आ चुका क्या, xi प्लस zk। और अगर मैं इस वेक्टर को BP वेक्टर को, अगर मैं BP वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं तो उसका मैग्नीट्यूड y है और यूनिट वेक्टर j होगा, तो yj से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और अब मैं OBP वेक्टर में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकता हूं। तो अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, OB
प्लस बीपी, ये दो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है टेकन इन द सेम ऑर्डर। ओबी प्लस बीपी किसके बराबर आएगा? थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ओपी। यानी कि इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओबीपी, ओपी क्या होगा? ओपी विल बी ओबी प्लस बीपी, तो ये आर है, तो आर कितना हो जाएगा? इट विल बी एक्स आई प्लस जेड के प्लस वाई। अब इस चीज को ना वी कैन जनरलाइज, ये जो अभी हम लोगों ने किया इसको मैं क्या करता हूं? जनरलाइज कर सकता हूं। तो कोई भी पॉइंट अगर है, एनी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर इनफैक्ट ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट can be represented as xi plus yj plus zk, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? तो देखो पहले हम ये नीचे वाले ट्रायंगल पे कंसीडर करते हैं, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये x है और ये z है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो एक साइड ये है, एक साइड ये है, और ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो जैसे इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल गिव अस इसका स्क्वायर, यानी r स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसका स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर y स्क्वायर, यानी r क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दिस विल बी r। यानी कि नाउ आई कैन ट्रीट दिस एज अ फॉर्मूला कि भाई कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है x, y, z, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? xi प्लस yj प्लस zk, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्या पॉइंट क्लियर होता है क्या? इसको आप 2D में भी अप्लाई कर सकते हो। अब इनफैक्ट इसको एक और एक्सटेंडेड फॉर्म में देखते हैं, another form, another extended form। अब की बार मैं पोजीशन वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो देखो मान लो ये एक पॉइंट 1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r, ये एक पॉइंट कोई भी आर्बिट्री पॉइंट 2 है जिसका पोजीशन वेक्टर r, मान लो इसे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1, इसे कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और z2। तो मैं r1 को कैसे लिख सकता हूं? कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, तो x1 के साथ i लिख दूंगा, y1 के साथ j लिख दूंगा और z1 के साथ k लिख दूंगा। ऐसे ही r2 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो r2 का कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट 2 के? x2 y2 z2, तो x वाले के साथ i, y वाले के साथ j और z वाले के साथ k। इट विल बी x2i प्लस y2j प्लस z2k। मान लो कि मुझे ये वेक्टर निकालना है r, जैसे एनी आर्बिट्ररी वेक्टर स्पेस में कहीं पर, कैसे? स्पेस में अगर हम स्पेस माने ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो ये वेक्टर कैसे भी हो सकता है? ऐसे ऐसे किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो इट्स एनी वेक्टर, एनी आर्बिट्ररी वेक्टर। इसमें मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकता हूं, तो r1 प्लस r, ये दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है टेकन इन द सेम ऑर्डर, r1 प्लस r विल बी इक्वल टू r2, तो r1 प्लस r विल बी इक्वल टू r2, जिससे ये r क्या आ जाएगा? इट विल बी r2 माइनस r1, r2 ये है, r1 ये है, यानी ये r वेक्टर क्या हो जाएगा? इट विल बी x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो जो मैग्नीट्यूड होगा r का वो ऐसे आएगा जैसे इसका निकला था, i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और k वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर।
This will come out to be the magnitude of the vector R. तो अगर ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेईई मेंस में भी आते हैं, जिसमें कि आपको कोऑर्डिनेट्स देते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स से आपको वेक्टर्स बना करके और उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को हैंडल करना होता है, या अलग अलग पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को निकाल करके फिर उसके बीच का पॉइंट के बीच का वेक्टर निकाल करके और फिर उसके मैग्नीट्यूड को आपको डील करना होता है। तो ये बड़ी हैंडी चीज है, बहुत आसान भी है कि कोई भी पॉइंट है, अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो xi yj और z के हिसाब से। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और अगर ये तो पोजीशन वेक्टर के लिए था, किसी भी वेक्टर के लिए इन जनरल तो हमने दो पॉइंट्स के हिसाब से लिया, वरना इन जनरल आपको जैसे ये मिल गया, फॉर एग्जांपल आपको मिला कोई वेक्टर r इज इक्वल टू 2y माइनस 3j प्लस 4। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और फिर सॉल्व करके जो भी आ जाएगा दैट विल बी द आंसर। क्या पॉइंट क्लियर होता है क्या? ओके, तो अभी हम लोगों ने बेसिकली जो डिस्कस किया वो पोजीशन वेक्टर को कैसे आप कोऑर्डिनेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो और उसके मैग्नीट्यूड को कैसे निकाल सकते हो, इस चीज को डिस्कस किया। और हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताएं इनिशियल और फाइनल, तो उसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हो, उन चीजों पे हम लोगों ने कंसंट्रेट किया। अब हम एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसमें एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो कहता है कि अगर आपको जो दो वेक्टर्स ऐड करते हैं ए और बी, उनको आप पहले को इनिशियल ग्राफिकली बना दो। तो मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आपने दोनों को को इनिशियल ग्राफिकली ड्रॉ कर दिया, ए प्लस बी, ए और बी को को इनिशियली बना दिया। फिर इससे बनते हुए पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, तो ये इससे बनता हुआ पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इस कोइनिशियल पॉइंट से निकल रहा है, इसका वो डायग्राम जो कोइनिशियल पॉइंट से निकल रहा है, तो वो जो वेक्टर है, वो वेक्टर जो डायगोनल यहां से चालू हो रहा है और इस पॉइंट तक आ रहा है, ये इसका एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा a प्लस बी को, और ये रिजल्टेंट भी होगा r इज इक्वल टू a प्लस बी। तो क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से अगर आपको a और b निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले a और b को को इनिशियली ड्रॉ कर दो। को इनिशियली ड्रॉ करने के बाद से बनते हुए पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दोगे। तो जो को इनिशियल पॉइंट है वहां से एक डायगोनल स्टार्ट करो पैरेललोग्राम का, जो कि दूसरे एंड पे डायरेक्टेड हो, दूसरे क्वार्टर पे डायरेक्टेड हो डायगोनल। दिस विल गिव द रिजल्टेंट और एडिशन ऑफ दीस टू वेक्टर्स। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ओके, अब एनालिटिकल मेथड क्या बोलता है कि आपने ये ए बनाया, ये आपने बी बनाया। इससे पहले कि हम इसे डिस्कस करें कि एक और चीज मैं बता देता हूं, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्या है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? दोनों वेक्टर्स को आप को इनिशियल बना लो और तब जो इनका छोटा वाला एंगल होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। दोनों को को इनिशियल बना करके और तब जो एंगल आएगा छोटा वाला, वो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। जैसे कि अगर ये वाला एंगल बोलेगी, क्या ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है क्या? The answer is yes। कैसे? देखो ये वेक्टर
P है, और इस वेक्टर A को अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं तो दोनों कोइनिशियल हो गए कि नहीं हो गए? तो कोइनिशियल वाला छोटा एंगल ही तो उनके बीच का एंगल होता है। बट अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या ये वाला एंगल अल्फा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो वो आंसर गलत है। आप वेक्टर्स अगर कोइनिशियल नहीं है तो वो शिफ्ट करके कोइनिशियल कर लो और फिर देखो जो छोटा एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। तो इस वक्त थीटा जो है इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ओके, अब हम लोगों को फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? पहले तो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर लगाएं तो अगर ये A है ये B है तो दिस इज द रिजल्ट। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया टू दी एक्सटेंडेड डायरेक्शन ऑफ A, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। और ये वाला पार्ट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। बेस के साथ कॉस लग जाता है, परपेंडिकुलर के साथ साइन लग जाता है। मुझे R दिखाना है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो ये परपेंडिकुलर है तो इट्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर विल गिव अस द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो R स्क्वायर विल गिव अस A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसे वर्कआउट करूंगा तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से मैं B स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन ले लूंगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन आ जाएगा ट्वाइस AB cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। एंड नाउ यू हैव द फॉर्मूला। अब आपको ग्राफिकली कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ करके वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा A और B का मैग्नीट्यूड डालो और इसमें इसका एंगल डालो तो यू विल गेट द एक्यूरेट आंसर। देखो रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर में दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो अभी जो आपके पास आया वो क्या आया? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आया। डायरेक्शन नहीं आया। अभी हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पे कंसंट्रेट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट तो ये कैसे आएगा? A इज अ नोन वेक्टर, A इज अ नोन वेक्टर और R ये है। तो अगर एक नोन वेक्टर के रेफरेंस पे ये एंगल अल्फा अगर मैं निकाल लूं तो A नोन है, अल्फा पता लग गया तो इसका मतलब R भी पता लग गया। तो कैसे निकलेगा ये? फिर इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, अगर मैं tan अल्फा लगाता हूं तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? B sin थीटा और बेस क्या है? A प्लस B cos थीटा। A प्लस B cos थीटा। यहां मैं तुम लोगों को एक टिप दे रहा हूं तो थोड़ा ध्यान रखो कि R का हमने जो डायरेक्शन दिया है वो A के रेफरेंस में दिया है। R का डायरेक्शन A के रेफरेंस में दिया है, तो वो tan में जिसके रेफरेंस में आता है, जिस वेक्टर के रेफरेंस में हम एंगल दे बता रहे हैं R का, वो यहाँ नीचे अकेला आ जाता है और जो दूसरा वेक्टर होता है वो ऊपर साइन के टर्म्स में और नीचे कॉस के टर्म्स में आ जाता है। जैसे अगर मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल ये A है और ये B है, क्योंकि एंगल हमेशा एक्यूट तो इनके बीच में जरूरी नहीं है, आपकी बार एंगल ऑब्ट्यूज है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो इसमें कई सारे केसेस हो सकते हैं। पहला केस, अगर A और B का मैग्नीट्यूड इक्वल है, A और B का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर्स अलग अलग है, और अगर ये थीटा है तो रिजल्टेंट ठीक बीच में आएगा, एग्जैक्टली इन बिटवीन। तो अगर ये अल्फा है तो अल्फा कितना होगा? थीटा बाई 2। और अगर
सेकेंड केस, अगर ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से और थीटा इनके बीच का एंगल है, तो द रिजल्टेंट विल बी टुवर्ड्स द बिगर वेक्टर, बड़े वेक्टर की तरफ होगा रिजल्टेंट, टिल्ट बड़े वेक्टर की तरफ हो जाएगा। और अगर ये अल्फा है तो अल्फा क्या होगा, इट विल बी लेस देन थीटा बाई 2, क्योंकि इस तरफ टिल्ट हो गया तो थीटा बाई 2 से कम होगा। अब अगर इस वाले केस में मान लो कि रिजल्टेंट यहां पर है और मान लो ये वाला बी के रेफरेंस में मैं इसका डायरेक्शन बताना चाहता हूँ, रिजल्टेंट का बी के रेफरेंस में बताना चाह रहा हूँ डायरेक्शन, और से मैं बीटा बोलता हूँ, तो मैं tan बीटा को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो tan बीटा विल बी, अब की बार बी के रेफरेंस से बता रहा हूं तो बी नीचे अकेला आ जाएगा और ऊपर ए के साथ में साइन आ जाएगा और नीचे ए के साथ में कॉस आ जाएगा। तो बेसिकली आप रिजल्टेंट को ए के रेफरेंस से भी बता सकते हो, बी के रेफरेंस से भी बता सकते हो, बट फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसके भी रेफरेंस में बताते हो वो वेक्टर अकेला नीचे रह जाता है और बाकी दूसरे वेक्टर के साथ ऊपर साइन लग जाता है और नीचे कॉस लग जाता है। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट्स और भी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूं, और वो ये है कि कब मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा और कब मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा, क्या कंडीशंस होगी। तो पहले हम मैक्सिमम रिजल्टेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट में नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक वेक्टर एक डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा वेक्टर भी अगर उसी डायरेक्शन में लग जाए तो दोनों एक दूसरे को एनहांस करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को, तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, और यहां पर अगर आप थीटा को 0 डिग्री रखते हो तो cos 0 कितना होता है, 1, तो r मैक्स कितना आ जाएगा, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस twice ab, ये तो 1 हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर अंडर रूट में आ गया, तो इट विल बी a प्लस b, और वैसे ही पता लग रहा है कि स्ट्रेट अवे आ जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम। फिर अगर हम मिनिमम रिजल्टेंट के ऊपर फोकस करें तो मिनिमम रिजल्टेंट के लिए बिल्कुल काट होनी चाहिए एक दूसरे की। अगर ए यहां पर लग रहा है तो बी को ठीक इसके ऑपोजिट लगना होगा, काट भी इसके इफेक्ट, तभी तो मिनिमाइज होगा। तो उस केस में ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो फिर आर मिनिमम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर cos 180 रखोगे, cos 180 -1 होता है, तो ये -1 रखोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो दिस विल कम आउट टू बी a माइनस b इन दिस। और एक स्पेशल केस आता है इनका जो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा तुम्हारे को, कि जब दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पर, दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल, तो द एंगल इज 90, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, तो इस केस में आप स्ट्रेट अवे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस b अपॉन a। दिस रिजल्ट इज इन फैक्ट द मोस्ट इजीएस्ट वन, इसमें कुछ और सोचना ही नहीं है, आपको यहां से लेकर के वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है कि आप पहले सोच रहे हो कि एंगल क्या है, तो जी एंगल 90 है, तो जी मैं यहाँ cos 90 डालता हूँ तो cos 90 क्या होता है, 0, तो ये रिजल्ट आएगा, और इसमें भी मैं इसको क्या करता हूँ 90 डालता हूँ तो ये रिजल्ट आएगा। तो इट्स अ लॉन्ग वे, कोई पॉइंट नहीं है, स्ट्रेट अवे आंसर आता है 90 डिग्री का, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लग गया, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी पॉइंट मैं तुम्हारे को बता देता हूं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को भी पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं तुम्हारे को एक पॉइंट बता देता हूं, मान लो कोई वेक्टर a है जो कि 2i माइनस 8k है, और कोई वेक्टर b है जो कि i प्लस j माइनस 4 है, और आपको 2a माइनस 7k निकालना है। तो कैसे करोगे, तो 2a क्या है, 2i माइनस 8k माइनस 7b क्या है,
आई प्लस जे माइनस 4k। तो हो जाएगा 4i माइनस 16k, और ये हो जाएगा 7i 7j एंड 28k। तो ये दोनों i हैं तो माइनस 3i बच जाएगा, माइनस 7j बच जाएगा, और ये 16 चला गया तो कितना हो जाएगा 12k बच जाएगा। तो दिस विल बी 2i माइनस 7j। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। So this will give us the magnitude. Okay, thank you.